बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल एंड नोट्स रिसीवेबल को। इस लेक्चर को मैं 2 वीडियोस में डिवाइड करूंगा। पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल और दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल की अकाउंटिंग हमने पहले भी सीखी है, लेकिन इस टॉपिक में हम अकाउंट्स रिसीवेबल के हवाले से डिस्कस करेंगे अनकलेक्टिबल्स को, यानी बैड डेट्स को। मैं एक दफ़ा फिर अकाउंट्स रिसीवेबल की डेफिनेशन यहाँ रिवाइज कर देता हूँ। अकाउंट्स रिसीवेबल से मुराद वो कस्टमर्स हैं, वो पर्सनस हैं जिन्होंने आपके कारोबार से उधार पर चीज़ें ख़रीदी हैं और प्रॉमिस किया है कि वो फ्यूचर में आपको पेमेंट कर देंगे, तो हम कहते हैं कि ये अकाउंट्स रिसीवेबल है। सिंपल और आसान लफ्ज़ों में जिन लोगों से कारोबार ने पैसे लेने हैं, ब्रिटिश इन लोगों को डेटर्स कहते हैं और अमेरिकन्स इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट्स रिसीवेबल की जनरल एंट्री आपने सीखी हुई है। आपने एंट्री सीखी हुई है अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। यहाँ एक छोटी सी बात जो आपने याद रखनी है कि क्रेडिट टर्म नॉर्मली तो 1 माह की होती है, लेकिन अगर ये टर्म 1 साल से ज़्यादा की भी हो, इस सूरत हाल में भी अकाउंट्स रिसीवेबल कारोबार के करंट एसेट्स ही होते हैं। ये करंट एसेट्स कंसिडर होते हैं और बैलेंस शीट में एज करंट एसेट्स ही नोट होते हैं। इस टॉपिक में जैसे मैंने कहा कि अकाउंटिंग फॉर अनकलेक्टिबल को हमने डिस्कस करना है। अनकलेक्टिबल से मुराद वो कस्टमर्स हैं जो आपके पैसे वापस नहीं कर सके किसी भी वजह से। आप उनके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अनकलेक्टिबल या बैड डेट्स। लेकिन इससे पहले कि मैं अकाउंटिंग स्टार्ट करूं अनकलेक्टिबल्स की, तो 2 प्रिंसिपल्स जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे उनको दोबारा से डिस्कस करते हैं और उनको रिलेट करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ। पहला प्रिंसिपल जो आपने सीखा हुआ है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल आपने सीखा था कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं वो उसी पीरियड के रिकॉर्ड करते हैं जिस पीरियड की आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। मतलब ना नेक्स्ट पीरियड की और ना ही आप प्रीवियस पीरियड का कोई रेवेन्यू या ख़र्चा नोट करेंगे। यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करने की वजह ये है कि अनकलेक्टिबल्स या बैड डेट्स कारोबार के एक्सपेंसेस होते हैं और ये एक्सपेंसेस उसी पीरियड में नोट होने चाहिए जिस पीरियड की सेल के वो मुतल्लिका है। अगर 2021 में सेल की और उस सेल में से बैड डेट्स होते हैं 2022 में जाकर, तो मैचिंग कंसेप्ट के मुताबिक वो 2022 में नोट नहीं होने चाहिए, वो 2021 में नोट होने चाहिए, क्योंकि जिस साल के एक्सपेंसेस हों उसी साल नोट होते हैं, जिस साल का रेवेन्यू उसी साल नोट होता है। इसी तरह दूसरा जो अहम और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो हमने यहाँ फॉलो करना है वो है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है कि कारोबार एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नोट नहीं करता, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस नोट कर लेता है। और इसी बात को फॉलो करते हुए करंट एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे नोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम मंथली इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फिर जिस मंथ की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर उस मंथ की सेल में से कोई बैड डेट्स हुए हैं तो हमें उसी मंथ में नोट करने हैं। अगर ईयरली इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जिस ईयर की सेल है, अगर उस सेल में से बैड डेट्स होते हैं तो हमें उसी ईयर में नोट करना है। इन्हीं 2 बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हुए हमने आगे कुछ और बातें भी यहाँ डिस्कस करनी है, जैसे डेटर्स या डेट्स या अकाउंट्स रिसीवेबल 3 तरह के होते हैं।
एक वो जो बैड डेट्स हो गए या अनकलेक्टिबल्स हो गए, इनसे पैसे मिलने की अब उम्मीद नहीं है। दूसरे वो जिनके बारे में डाउट है कि पैसे देंगे या नहीं देंगे। और तीसरे वो जो गुड डेटर्स हैं, जो गुड डेट्स हैं, और वो आपके पैसे टाइम पर देकर आपसे डिस्काउंट लेते हैं। बैड डेट्स और गुड डेट्स से कारोबार नॉर्मली किसी तरह का ख़तरा महसूस नहीं करता, लेकिन जो डाउटफुल है इसके बारे में हमें क्योंकि डाउट है कि इसमें से कितने डेटर्स ऐसे हैं जो हमारे पैसे देंगे या नहीं देंगे। मैंने वर्ड यूज़ किया कि बैड डेट से और गुड डेट से कारोबार को ख़तरा नहीं है। मतलब ये कि बैड डेट्स जो हो चुके हैं उनके बारे में अब मज़ीद कारोबार को कोई ख़तरा नहीं है। डाउटफुल के बारे में कारोबार डाउट में है कि कितने इनमें से डेटर्स हैं जो हमारे पैसे दे देंगे। तो जो डाउटफुल डेट्स हैं उनके लिए कारोबार अलाउंस मेंटेन कर ले। अलाउंस फॉर अनकलेक्टिबल क्या चीज़ है? ये एक वैल्यूएशन अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, जो इसलिए मेंटेन किया जाता है कि फ्यूचर में बैड डेट्स होंगे या अनकलेक्टिबल्स होंगे तो पहले से ही उनका अंदाज़ा लगाकर इस अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर बैड डेट होते हैं या अनकलेक्टिबल्स होते हैं तो इस अकाउंट में से उनको पूरा कर लिया जाए, मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए। अनकलेक्टिबल की अकाउंटिंग के हवाले से जो जनरल एंट्रीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, उनमें बड़े आसान अल्फाज में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। उनमें पहली एंट्री है, जब हम अलाउंस या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं। मैं यहाँ सपोज करूँगा कि 2020 में कारोबार ने कुछ सेल की और जब दिसंबर 31 आया तो कारोबार को लगता है कि इसमें से कुछ डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल ऐसे हैं जो बैड डेट्स हो जाएंगे। तो कारोबार जब उनके लिए अलाउंस क्रिएट करेगा तो एंट्री करेगा अनकलेक्टिबल अकाउंट डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि अनकलेक्टिबल एक्सपेंस कारोबार का एक्सपेंस है, अनकलेक्टिबल अकाउंट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर अनकलेक्टिबल, ये वैल्यूएशन अकाउंट है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। ये ख़ास तौर पे मेंटेन किया गया है किसके लिए? बैड डेट्स के लिए। हमें नहीं पता होता कि हमारे जो डाउटफुल डेट्स हैं A, B, C, D, इनमें से कौन से ऐसे डेटर्स हैं या कौन से ऐसे अकाउंट्स रिसीवेबल हैं जो बैड डेट्स होंगे, तो हमें नहीं पता। हम उनको डायरेक्टली क्रेडिट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उनके लिए अलाउंस रखा, यानी कि एक वैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया और हमने वैल्यूएशन कर ली कि इतने डेटर्स बैड डेट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, तो हमने उतना अलाउंस रख लिया। अब जब असल में बैड डेट्स होंगे तो इस अकाउंट में से हम उन बैड डेट्स को राइट ऑफ कर देंगे। कैसे, ज़रा देखें। नेक्स्ट ईयर आया, जनवरी आया, 2021 आया, तो नेक्स्ट ईयर में एक्चुअल में बैड डेट्स हो गए। एक्चुअल में जब बैड डेट्स होंगे तो वो जो अलाउंस हमने रखा हुआ था, वैल्यूएशन अकाउंट था, क्रेडिट किया था, इंक्रीज इन वैल्यूएशन अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। इंक्रीज हो तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज हो तो डेबिट। तो जब हम एक्चुअल में बैड डेट्स होंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या अनकलेक्टिबल अकाउंट्स डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। इस तरह क्या होगा, आगे एक इलस्ट्रेशन में भी हम सीख लेंगे मज़ीद अमाउंट्स के ज़रिए। इस तरह क्या होगा कि जो आपने अलाउंस रखा है उसी अलाउंस में से बैड डेट्स पूरे हो जाएंगे। कैसे? 2020 के आखिर पे आपने अलाउंस एक वैल्यूएशन करके रखा था, तो 2021 में जाकर अगर बैड डेट्स होते हैं जो कि सेल 2020 की थी, तो ऑटोमेटिकली वो 2020 ही के ख़र्चों में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि ज़रा देखिए, अगर आप एंट्री पे गौर करें तो अलाउंस पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ है और दूसरी एंट्री में जनवरी में जाकर डेबिट हुआ है। अगर हम क्रेडिट और डेबिट को आपस में राइट ऑफ कर दें
तो बचेगा क्या? बचेगा अनकलेक्टिबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, समटाइम ये होता है कि हमने अगर किसी अकाउंट को बैड डेट्स कर दिया और बाद में फ्यूचर में जाकर वो कस्टमर हमें पैसे देने के लिए तैयार हो गया, तो फिर हमें 2 एंट्रीज पास करना पड़ेंगी। अगर हमने प्रॉपर जो प्रोसीजर है फॉलो किया है, अलाउंस रखा था, फिर उसमें से बैड डेट्स जो है वो राइट ऑफ किए, अब फ्यूचर में जाकर अगर वो डेटर हमें पैसे दे देते हैं तो 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। पहली एंट्री हम पास करेंगे रिवर्सिंग एंट्री, जब हमने अलाउंस को डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था, क्योंकि अलाउंस एक वैल्यूएशन अकाउंट है जो तब तक क्रेडिट रहता है जब तक एक्चुअल में आपको पता नहीं लग जाता कि कौन से डेटर या कौन से अकाउंट से रिसीवेबल बैड डेट्स हुए। तो जब आपको पता लग जाता है तो आप अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हो और अलाउंस को डेबिट। अब यहाँ अगर उन्हीं अकाउंट रिसीवेबल से आपको फ्यूचर में पेमेंट मिल गई है तो फिर आप क्या करोगे? आप 2 एंट्रीज पास करोगे। पहली एंट्री रिवर्स करोगे कि इस एंट्री को जो हमने पास की थी बैड डेट्स होने पर, यानी कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा अगर फ्यूचर में आपको पैसे मिल जाते हैं। तो कैसे आप रिवर्स करोगे? आपको फ्यूचर में अगर पेमेंट मिल जाती है तो आप कैसे रिवर्स करोगे? आप एंट्री पास करोगे अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, और फिर दूसरी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी उनसे कैश लेने की, कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो ये सिंपल एंट्रीज अभी डिस्कस की हैं। अभी आगे चलकर हम मेथड्स डिस्कस करते हैं कि कौन से 2 मेथड्स फॉलो होते हैं जो कि अनकलेक्टिबल अकाउंटिंग में हम यूज़ करते हैं। पहला मेथड हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, और दूसरा मेथड हम यूज़ करते हैं अलाउंस मेथड। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड बड़ा आसान है, आपको अलाउंस कुछ नहीं रखना, जस्ट डायरेक्ट राइट ऑफ करने की, बैड डेट्स को नोट करने की एंट्री पास करनी है। तो वो क्या एंट्री है? आप एंट्री पास करेंगे। लेकिन राइट ऑफ मेथड होता क्या है? सिंपली आपने रिगार्डलेस ऑफ पीरियड, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड को सोचे बगैर कि 20 का है या 21 का है, या 20 में सेल की थी या 21 में सेल की थी, जब डेटर बैड डेट्स प्रूव हो जाएं आप फौरी एंट्री पास कर दो। आप एंट्री पास करोगे अनकलेक्टिबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसमें अलाउंस का कोई मैटर नहीं आया, सिंपल जैसे बैड डेट्स हुए आपने डेटर को कम कर दिया और उसको एक्सपेंस बना के डेबिट कर दिया अनकलेक्टिबल। ये मेथड आसान है। जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे किसी भी बुक से तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि अगर उसने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में लिखा कि डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज़ करें तो सिंपल बैड डेट्स होते हैं तो आप एंट्री कर दोगे अनकलेक्टिबल अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड के बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड को। सेकंड मेथड है अलाउंस मेथड। अलाउंस मेथड को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक बैलेंस शीट अप्रोच और एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। ये नॉर्मली जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है बैलेंस शीट अप्रोच और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, और अलाउंस मेथड पूछा जाता है। अलाउंस मेथड का मतलब है कि आपने डेटर्स में से जिन पे डाउट है कि बैड डेट्स हो जाएंगे उनके लिए अलाउंस मेंटेन कर लें, यानी कि वो वैल्यूएशन अकाउंट जो हमने ऊपर डिस्कस किया है वो मेंटेन कर लें। तो पहले बैलेंस शीट अप्रोच डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट अप्रोच सिंपल सादी सी अप्रोच है, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। इसमें क्या होता है कि हम अकाउंट रिसीवेबल की एज के हिसाब से अनकलेक्टिबल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है मोस्ट वाइडली यूज मेथड बेस्ड ऑन एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इज कॉल्ड बैलेंस शीट अप्रोच। इस अप्रोच का सबसे अहम नोट ये है कि इस अप्रोच में आप प्रीवियस जो बैलेंस पड़ा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में वो कंसिडर करते हैं। मतलब प्रीवियसली अगर आपके पास पिछले साल आपने अलाउंस रखा था, वो अभी तक उसमें से कुछ अमाउंट बची हुई है, तो उसे आपने ओपनिंग बैलेंस के तौर पर कंसिडर करना है। तो एजिंग स्केजुअल में डिस्कस करके फिर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एजिंग स्केजुअल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एजिंग स्केजुअल क्या होता है?
एजिंग स्केड्यूल असल में डेटर की एज को देखते हुए हम एस्टिमेट करते हैं कि कितने इनमें से डेटर ऐसे हैं जो बैड डेट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, और फिर हम उनके लिए अलाउंस रख लें। तो जैसे यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो 4000 है, यानी कि जो पहले से पड़ा हुआ पिछले साल का जो रखा हुआ था और कुछ यूज़ हो गया, उसमें से बैड डेट्स हो गए, कुछ अभी पड़ा हुआ है, उस हमने अज्यूम किया वो 4000 है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि ओपनिंग बैलेंस 4000 है और आप डेटर के एजिंग स्केड्यूल बनाकर पता करें कि कितने डेटर जो हैं वो बैड डेट्स हो सकते हैं। तो सिंपली आपको क्वेश्चन में ये 2 कॉलम का डाटा दिया होगा। पहला डाटा दिया होगा एज ग्रुप और दूसरा डाटा दिया होगा अकाउंट्स रिसीवेबल, ये क्वेश्चन में दिया होगा। तीसरा डाटा उनकी परसेंटेज भी दी होगी, वो परसेंटेज आपने लिख देनी है, जैसे 1%। इसी तरह दूसरी एज ग्रुप जिस 1 से 30 दिन का क्रेडिट जो आपने दिया है उसमें चांस है कि 3% डेटर जो है वो बैड डेट्स हो जाएंगे। इसी तरह जो आपने 31 से 60 दिन के लिए क्रेडिट दिया है उसमें चांस है कि 10% जो है वो क्या हो जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट एज जो लिमिट है 61 से 90 डेज, इसमें 20% चांस है कि बैड डेट्स हो जाएंगे। और इसी तरह जो 90 डेज अबव आपने क्रेडिट दिया उसमें 50% चांस। अकाउंटेंट्स कहते हैं कि जितना लंबा क्रेडिट दोगे उतने ही बैड डेट्स के चांस बढ़ते जाएंगे। तो आपने करना यह है कि रिसीवेबल्स को अनकलेक्टिबल की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर मिलेंगे। वो आंसर आपने लिख लेने, जैसे पहला आंसर 510 बन रहा है, दूसरा आंसर आपका बन रहा है 870, इसी तरह तीसरा आंसर आपका बन रहा है 1200, इसी तरह फोर्थ आंसर आपका बन रहा है जो 1200 के बाद 600, और इसी तरह लास्ट आंसर आपका बन रहा है 2500। अब ये 2500 और बाकी ऊपर वाली सारी अमाउंट जमा करके जो टोटल बन रहा है वो 5680 रुपीज़ बन रहे हैं। अब 5680 रुपीज़ जो है ये असल में आपने एस्टीमेट किए हैं। आपने एस्टीमेट क्या किया है, आपने एस्टीमेट किए हैं अनकलेक्टिबल। और ये कैसे एस्टीमेट किए हैं, आपको अकाउंट रिसीवेबल की एजेस और उनकी अमाउंट दी हुई थी और अनकलेक्टिबल की परसेंटेज दी हुई थी। आपने एक टेबल बनाना है जिसमें 4 कॉलम बनाने हैं और उन 4 कॉलम को आपने यूज़ करते हुए पहले कॉलम में एज, दूसरे में रिसीवेबल कितने लेने हैं, और तीसरे में अनकलेक्टिबल की परसेंटेज, और चौथे में आंसर। रिसीवेबल को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से तो आंसर आ जाएंगे। अब मुझे पता लग गया कि एस्टिमेटेड अनकलेक्टिबल जो है ये एक्चुअल नहीं है, ये हमारा अंदाज़ा है, हमारे एस्टिमेशन है कि ये अनकलेक्टिबल हो जाएंगे। अमाउंट तो पता लग गई 5680, लेकिन मुझे पता है कि ये बैलेंस शीट अप्रोच है और इस मेथड की खसूसियत ये है कि इस मेथड में ओपनिंग बैलेंस कंसिडर करते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमने अज्यूम किया है कि 4000 है, हमने इस अजम्पशन के ज़रिए ही इस स्केड्यूल को बनाया 4000 है। अब मैंने इसको कंसिडर करना है, मतलब ये कि पहले से मेरे पास पड़े हुए 4000, अब 5680 मुझे चाहिए अलाउंस, लेकिन 4000 क्योंकि पहले से पड़ा हुआ है तो वो माइनस करके मैं एंट्री में जो अमाउंट लिखूंगा वो एंट्री में अमाउंट लिखूंगा कम। उसकी वजह ये है कि एंट्री में मैंने बैलेंस लिखना है, ओपनिंग बैलेंस और इसी तरह जो मुझे अब चाहिए उनका डिफरेंस। ये बड़ा आसान है। जैसे अगर आपको टूर पे जाने के लिए 4000 चाहिए और आप विज़िट करना चाहते हैं जहाँ 4000 रिक्वायरमेंट है और आपके पास पहले से पॉकेट में 1000 पड़ा हुआ है, तो मज़ीद कितने चाहिए, मज़ीद 3000 चाहिए और फिर आपके पास 4000 पूरे हो जाएंगे। इसी तरह जो पहले से पड़ा हुआ है वो कंसिडर करते हुए तो आपने एंट्री पास करनी है 1680 रुपीज़ से 680 में से 4000 जो ओपनिंग बैलेंस से माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया तो जो आपकी एंट्री होगी वो 1680 रुपीज़ से होगी। तो इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस को कंसिडर करना है। दूसरा और आखिरी मेथड जो कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कहलाता है, ये किस चीज़ के मेथड है, अकाउंटिंग फॉर अनकलेक्टिबल के। पहला मेथड था जिस अप्रोच को हमने डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड का, दूसरा मेथड था अलाउंस अप्रोच या अलाउंस मेथड, इसमें मज़ीद 2 थे, एक था बैलेंस शीट अप्रोच
और दूसरी थी इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में हमने सिंपल याद रखना है कि इस अप्रोच में हमने सेल की बेस पे अनकलेक्टिबल की अमाउंट एस्टिमेट करनी है और सेल की बेस पे जो अमाउंट आएगी हमने वही कंसिडर करनी है। इस मेथड की ख़ास बात यह है कि इस मेथड में हम ओपनिंग बैलेंस को कंसिडर नहीं करेंगे। इस मेथड में हम ओपनिंग बैलेंस को कंसिडर नहीं करेंगे, जो आंसर आएगा उसी को लिखेंगे। मेथड में सेल की बेस पे परसेंटेज लेनी है। आपको क्वेश्चन में सेल दी होगी, आपने उस पर परसेंटेज अप्लाई कर देनी है। जो भी परसेंटेज वो आपको क्वेश्चन में देगा आप वो अप्लाई कर देंगे और आंसर की एंट्री पास कर देंगे। मैंने ज्यूम किया कि 31 दिसंबर 2021 कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि 2% जो है क्रेडिट सेल में से अनकलेक्टिबल हो जाते हैं, बैड डेट्स हो जाते हैं। तो फिर हमने ये जो परसेंटेज है ये सेल पे अप्लाई करनी है। अगर रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कौन सा मेथड, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच मेथड, तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे जो है वो पहले से जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो 5000 दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन आपको मैंने बताया हुआ इस मेथड में ओपनिंग बैलेंस कंसिडर नहीं करना। सेल की अमाउंट दी हुई क्रेडिट सेल की 1,50,000, इस पे मैंने वर्किंग में परसेंटेज अप्लाई की, आंसर आ गया 3000। इस मेथड में ओपनिंग बैलेंस कंसिडर नहीं करना। 5000 दिया हुआ है, इसको आपने कंसिडर नहीं करना। 3000 चाहिए तो डायरेक्ट एंट्री 3000 से करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? डायरेक्ट अनकलेक्टिबल या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और अलाउंस फॉर अनकलेक्टिबल क्रेडिट। अब फ्यूचर में अगर इसमें से बैड डेट्स होते हैं तो आपको एंट्री मैंने सिखा दी शुरू में। आप अगर फ्यूचर में इसमें से बैड डेट्स होते हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे? अलाउंस रखा हुआ है बैड डेट्स के लिए, तो अलाउंस को आप कर देंगे डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या डाउटफुल अनकलेक्टिबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अलाउंस फॉर अनकलेक्टिबल डेबिट। और क्रेडिट आप कर देंगे किसको? अकाउंट रिसीवेबल को। तो ये हमारे पास जो है वो एंट्रीज बन जाएंगी इसकी। तो फ्यूचर में अगर सपोज करें 2000 बैड डेट्स हुए हैं तो आपने 2000 से अलाउंस को डेबिट कर दिया, जो कि जब अलाउंस रखा था तो क्रेडिट किया था। अब इसी अकाउंट को यूज़ करना है राइट ऑफ करने के लिए, बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, तो आपने एंट्री कर दी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और जो है वो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा नोट्स रिसीवेबल को।